नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आधुनिक विश्व में जो विद्यालय शिक्षा हमारे यूनिट सेकंड चल रही है उसका अंतिम वीडियो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बड़े प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी छोटे प्रश्न हैं वो हम पूरे कवर कर चुके हैं। एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं उनको पहले वीडियो में कवर किया। जो 3 या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं वो हमने दूसरे वीडियो में कवर किया। जो 6 नंबर के या उससे ज़्यादा नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो तीनों वीडियो अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको सिर्फ बड़े प्रश्न पढ़ना है तो आप जो हमारा वीडियोस होते हैं हमारे वीडियोस उसकी प्लेलिस्ट में केवल अंतिम वीडियो देख ले हर यूनिट का। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर के अंदर आता क्या है और लिख के क्या आना होता है। और यदि आप पूरा सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डी स्कूलिंग अवधारणा क्या है? या इवान इलिच की डी स्कूलिंग अवधारणा की व्याख्या करें। ये 2018 में प्रश्न आया था और इस साल के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब ये क्या है? इवान इलिच हर वर्ग को ये अधिकार देते हैं या हर वर्ग का ये अधिकार समझते हैं कि वे अपने तरीके से और अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण करें। उनके ऊपर कोई बाहरी दबाव न रहे और न ही वो कुछ ऐसा सीखे जो उनकी शिक्षा से संबंधित या उनके भौतिक परिवेश या आसपास के परिवेश से संबंधित न हो। इलिच के विचार वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विचार के लिए शिक्षा का ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जो मानवीय है, यानी कि जो मानवों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए जो है शिक्षा देता है और व्यक्ति के सीखने पर नियंत्रण और पूरी स्वतंत्रता व्यक्ति को देता है कि वो अपनी इच्छा अनुरूप विषय वस्तु को सीख पाए। हम देखते हैं कि इवान इलिच की रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी, तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी ये जो रचना है वो किस लेखक की है? तो इवान इलिच की है। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी में निश्चित रूप से न केवल वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्कूल व्यवस्था जो है वर्तमान की उस पर आक्रमण किया, अपितु आक्रमण पूर्णतः सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं पर भी है। यानी इवान इलिच ने ये जो बुक लिखी या अपनी जो रचना की, इसके अंदर उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो व्यक्ति को मशीनीकृत यांत्रिकृत बनाने पर लगी हुई है उसको तो आड़े हाथों लिया ही सही, अपितु उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जो संस्थाएं जो इस शिक्षा के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं और मानव को अपनी इच्छा अनुरूप विषय वस्तु न पढ़ने को देखकर वो उनको पढ़ाया जा रहा है जो उनके काम का नहीं है, तो उन संस्थाओं को भी जो है उनकी व्यवस्थाओं को भी जो है आड़े हाथों लिया है, यानी उनकी भी आलोचना की है। इलिच के क्रांतिकारी विचारों में स्कूल व्यवस्था तथा संपूर्ण निकाय के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया जाता है। इलिच बिना किसी लाग लपेट के स्कूल के अस्तित्व यानी स्कूल क्यों हैं इस पर सवाल उठाते हैं कि स्कूलों की आवश्यकता ही क्यों है, अर्थात संपूर्ण रूप से स्कूलिंग निकाय के उन्मूलन यानी स्कूलों के न होने पर ही बात करते हैं। इलिच के इस तरह के प्रस्ताव पर कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें से उनसे प्रेरित होने वाले रोनाल्डो ग्रोस, आर्थर पर्ल और नील पोस्टमैन भी उनमें से एक हैं। आगे हम देखते हैं, यदि हम व्यापक दृष्टिकोण एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है स्कूल प्रक्रिया इलिच द्वारा आलोचना बहुत ही गंभीर और पेनापन के लिए हुए हैं तथा स्कूल प्रक्रिया के संपूर्ण प्रक्रियागत दोषों को तार्किक रूप से यहाँ सप्रमाणित प्रमाण सहित दिया गया है। यानी कि ये जो स्कूल शिक्षा में जो कमियां हैं उनको प्रक्रियाबद्ध रूप से इवान इलिच ने जो है उनका खुलासा किया है कि किस प्रकार की कमियां इस स्कूल शिक्षा में देखने को मिलती हैं। इसलिए वो स्कूलिंग व्यवस्था से मुक्त होने को कहते हैं, उसका उन्मूलन करने को कह रहे थे। तो इसीलिए डी स्कूलिंग व्यवस्था या वी स्कूलीकरण या वी विद्यालयकरण जो व्यवस्था है उसको शुरू करने का पहल इवान इलिच को जाता है। इवान इलिच ने अपनी रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी में वैकल्पिक स्वरूप शिक्षा का वैकल्पिक स्वरूप जहां आदमी के पास अपनी इच्छा अनुरूप विकल्प रहे कि उसको किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी है, वो सभी संस्थाओं को जो स्कूल से संबंधित है उनको पूर्णतया उनका उन्मूलन करना चाहते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं और इनके स्थान पे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था या डी स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो संपूर्ण ढांचे को एक जो है आधार प्रदान करे और गरीब लोग जिनको अपने मतलब की जो शिक्षा है
या उनके वैकल्पिक तौर पे उनकी जो शिक्षा होती है वो उनको मिल पाए, जिससे वो भी अपना तरक्की कर सके। तो इवान इलिच ये चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से मनपसंद शिक्षा ग्रहण करें। यह शिक्षा केवल स्कूलों के बाहर संभव है, स्कूलों के अंदर यह जो शिक्षा है वो व्यवस्था संभव नहीं है। तो ये डी स्कूलिंग व्यवस्था हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो बोर्डिंग स्कूल हैं ये क्या है, और ये अमेरिका के अंदर जो आदिवासियों की शिक्षा व्यवस्था है उसको आपको बताना है कि ये किस प्रकार से जो है लागू हुई और ये आगे कैसे बढ़ती गई। तो प्रश्न या तो आपको इस प्रकार से पूछेगा कि अमेरिका में आदिवासियों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए, या बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में आप अपने हिसाब से टिप्पणी लिखिए। तो हम इसे सामान्यतः पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपके अगर अंदर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चीज़ों को आप ऐसे ही समझ जाओगे। जो सीरीज में लिखा हुआ कोई भी बहुत ज़्यादा हाईफाई बातें नहीं है, बस उसको डिकोड करने की आवश्यकता होती है। अमेरिकन आदिवासियों के लिए शिक्षा एक व्यापक अनौपचारिक प्रक्रिया थी। अनौपचारिक का मतलब कि जो विद्यालय में जाकर ग्रहण नहीं की जाती थी वो ऐसी अनौपचारिक थी। व्यापक यानी कि फैली हुई तो थी, प्रचार प्रसार था, किंतु आदिवासियों के लिए वो औपचारिक रूप से नहीं मिल पा रही थी। ये उनके रोज के काम और जिंदगी का अविभाज्य हिस्सा थी। आदिवासियों के बच्चे वयस्कों के साथ शिकार और अन्य काम करते हुए सीखते थे, यानी शिकार करने गए वहाँ। अब ज़्यादातर समय विद्यालय न जाकर जब वो शिकार के लिए अपने बड़ों के साथ जाएंगे तो उनको स्कूलिंग के लिए कम टाइम मिलता था, और यानी सीखने का कोई उनकी वो औपचारिक विद्यालय में जाके सीखने का टाइम उनको नहीं मिलता था। उनके वयस्क उनके विश्वास पात्र शिक्षक की तरह थे, यानी उनकी जो वयस्क यानी उनसे जो बड़े करते थे वो उनकी कॉपी करते थे या उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे थे। बच्चे उनसे अपने पुरखों की कहानियां सुनते और अपने कुल का, अपने वंश का या अपने पूर्वजों का इतिहास जान रहे थे। अपने आसपास की जो सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनकी भागीदारी और व्यवहार उचित रूप से कैसे करना है ये भी अपने बड़ों से या अपने वयस्कों से सीख रहे थे। कौन सीख रहे थे? अमेरिकन आदिवासी। उसके बाद जब यूरोपियन उनके इलाके में, यानी जब अमेरिका के अंदर यूरोपियन यानी अंग्रेजों ने प्रवेश किया, तब आदिवासियों और उनके बीच यानी यूरोपियन के बीच जो है लड़ाई हुई, जिसमें से आदिवासी हार गए। अब आपको पता है कि जो वर्ग हार जाता है उस पे एक वर्ग शासन करता है, और शासन में वो सब चीजें होगी जो शासित वर्ग चाहेगा। इन लड़ाइयों से आदिवासी बहुत सारे मारे गए। उन्हें जबरन एक अलग आरक्षित इलाके में यानी अलग से एक कोना दे दिया गया जहां उनको रहने को कहा गया। विजेता जो यूरोपियन हुए उन्होंने देखा कि आदिवासियों की जीवन शैली और मूल्य औद्योगिक समाज से अलग है, यानी एक जिस समाज में उद्योगों से उन्नति हो, आधुनिकीकरण आ रहा हो, वैसा उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति वैसी नहीं है। तो उनको इस समाज की मुख्य धारा में लाना है या उनको कामकाजी की व्यवस्था के लिए खुद के अंदर काम में लेना हो, यानी कंपनी के रूप में काम में लेना हो, तो उनको सुधार की आवश्यकता है। और वो सुधार जो है किस तरह पॉसिबल हो पाएगा? स्कूल के माध्यम से, यानी विद्यालय के यानी शिक्षा के माध्यम से। तो वे आदिवासियों की जीवन शैली और उनके विश्वास को पूरी तरह बदल दें, ये इनका विचार रहा। उनकी पारंपरिक संस्कृति का उन्मूलन, यानी कि उनकी जो प्राचीन संस्कृति है अगर उसको उन्मूलन कर दे, उसको नष्ट कर दे, तो उन आदिवासियों को आधुनिक जीवन मूल्य सिखाए जा सकते हैं। इस उद्देश्य को पाने का तरीका क्या था कि आदिवासियों के बीच आक्रामक शिक्षा का अभियान चलाया जाए। इसके लिए ईसाई मिशनरियों ने उनके बीच स्कूल शुरू किए। ईसाई मिशनरी यानी कि यूरोपियन जो कंट्रीज से आए हुए थे उन्होंने स्कूल शुरू किए, और वो स्कूल किस प्रकार के थे? उनको आक्रामक शिक्षा दी जाए। अमेरिकी सरकार ने शांति नीति के अनुसार 1824 ईस्वी में ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर की स्थापना की और इसको आदिवासियों की शिक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी। यानी अमेरिका के अंदर 1824 में एक संस्था बनी जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर। और ये इंडियन अफेयर क्या करता था? इसका कार्य ये था कि जो आदिवासियों को शिक्षा दी जा रही थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? यह संस्था करेगी। 1870 तक 150 इस प्रकार की स्कूलें हुई और कई हजार लाखों विद्यार्थी इनमें पढ़ने लग गए, और आदिवासियों की जो शिक्षा है या उनकी जो संस्कृति है वो भी बदलने लगी, उसमें भी उनके जीवन मूल्यों में भी बदलाव आने लगा।
अब हम बात करते हैं कि बोर्डिंग स्कूल किस प्रकार से शुरू हुई आदिवासियों के लिए। तो आदिवासियों के जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनमें से 80% बच्चे ऐसे थे जो उस समय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। उनको दी जा रही शिक्षा का चरित्र समझने के लिए इनका उल्लेख प्रासंगिक होगा। यानी जिस प्रसंग में शिक्षा दी जा रही है उसी अर्थ में वह ग्रहण की जाए और उसका उनको फायदा मिले, इस स्वरूप को हम बोर्डिंग स्कूल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा यूरोपियन जो उन पे मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, वो चाहते थे। 1879 के अंतर्गत पूर्व सेना अधिकारी रिचर्ड हेनरी प्राट ने आदिवासी अमेरिकन के लिए एक स्कूल शुरू की जिसे हम बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। और ये बोर्डिंग स्कूल मॉडल बन गया, मॉडल का मतलब आदर्श बन गया, और पूरे अमेरिका में इसी तर्ज पर आगे जो स्कूल खुले उसे हम कहते हैं बोर्डिंग स्कूल। यानी ईसाई मिशनरियों ने जो स्कूल खोले उसके बाद रिचर्ड हेनरी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिकन आदिवासी व्यक्तियों के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के लिए एक मॉडल यानी आदर्श विद्यालय की स्थापना की जिसे हम बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। ये जो स्कूलें हुई बोर्डिंग स्कूलें, इनमें बच्चों को उनके परिवारों से और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से या क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। यानी उनके समाज परिवार से अलग किसी अन्यत्र जगह पे उनको रखा गया और उस जगह पर उनको शिक्षा दी जा रही थी। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से दूरस्थ शिक्षा, जहाँ उसको कैसे कुछ करवाना है क्या नहीं करवाना है वो तय किया जाएगा आगे से। यानी कि इन तरह की स्कूलों को कहा गया बोर्डिंग स्कूल। एक एक महीने के लिए यूरोपियन परिवारों के साथ उन बच्चों को रखा गया, किन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, ताकि उनकी संस्कृति वो अपनाना सीख जाए। बहुत से बच्चे रात के अंधेरे में स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। बावजूद इसके अभिभावकों ने अपने माता पिता, अभिभावक जो होते थे वो बच्चों को वापस उन स्कूलों में भेजते थे। उनको ये लगता था कि वो इन स्कूलों में पढ़कर अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। यानी एक बेहतर भविष्य की आस होती थी माता पिताओं को। अगर वो बच्चे भाग भी आते थे वो उनको वापस वहाँ छोड़ देते थे। यानी कि पूर्णतया यूरोपियन कल्चर अपनाने के लिए जो स्कूलें शुरू की गई थी वही स्कूलें मॉडल स्कूल यानी कि बोर्डिंग स्कूल के रूप में हुई। तो ये अमेरिकन आदिवासियों की शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट होती हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, वो हैं, और ये मैं दो जो वीडियो बनाए मैंने जिनमें मैंने इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था पर अच्छे प्रकार से बात की, वही यहाँ सामान्य रूप से लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आने की दृष्टि से। एक एक करके इसको समझते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली की स्थापना 16वीं 17वीं शताब्दी में हुई और वहाँ राष्ट्र राज्य बना। इस प्रणाली में इंग्लैंड के अंदर जो राजा जो थे उनके निरंकुश शासन को का अंत हुआ और संसदीय शासन प्रणाली हुई। संसदीय का मतलब कि जहाँ जनता के चुने गए प्रतिनिधि वहाँ थे और एक पर्टिकुलर राजा का शासन वहाँ नहीं चलता था, जिसमें महिलाओं और मजदूरों की भी भागीदारी 20वीं सदी तक आने तक शुरू हो गई और उनको भी मताधिकार दे दिया गया। हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली है उसके 3 स्तर आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 तरह की शिक्षा वहाँ प्रचलित थी। पहली, निजी स्कूल जो अभिजात्य सबसे जो संपन्न वर्ग था उसके पास थी। मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हुआ करते थे वो ग्रामर शालाओं में अपने बच्चे को पढ़ने भेजते थे, और रविवार या जो चर्च स्कूल हुआ करते थे वो मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए होते थे, जहां मजदूर वर्ग के बच्चों को एक सामान्य जीवन जीने के लिए शिक्षा दी जाती थी। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि स्कूलें किस प्रकार से हुई। 18वीं सदी में इंग्लैंड में कोई भी सार्वजनिक शिक्षा का 18वीं सदी तक या 18वीं सदी में भी जो है कोई सार्वजनिक शिक्षा का सरकारी विद्यालय बिल्कुल नहीं था। इस समय अभिजात्य वर्ग जो संपन्न परिवार वर्ग के लड़के थे वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रिपरेटरी स्कूलों में जाया करते थे और उसके बाद शिक्षा चुनिंदा महंगे आवासीय विद्यालयों में हुआ करती थी, तो वहाँ उनको जाना पड़ता था और ये निजी शालाएं होती थी। यानी कि प्रिपरेटरी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा तो मिल गई, किंतु वो जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे उनमें से भी चुनिंदा लोग ऐसे थे, उनमें से भी जो हैं ज़्यादातर बच्चे जो हैं चुनिंदा यानी कि महंगे विद्यालय जो आवासीय विद्यालय थे उन विद्यालयों में जाने लगे। ये निजी शालाएं थी। और उसके बाद ग्रामर शालाओं की स्थापना कैसे हुई ये बात करते हैं। तो ग्रामर शालाएं क्या है पहले तो ये देख लेते हैं कि इन विद्यालयों की शुरुआत 16वीं सदी में हो चुकी थी
और इनमें रटंत प्रणाली के माध्यम से ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा सिखाई जाती थी। इसमें बोलकर पढ़ने को और याद किए हुए को दोहराने पर विशेष बल दिया जाता था। ग्रामर शालाएं ये हुआ करती थी। ग्रामर शालाएं मध्यम वर्ग के जो व्यवसाय और प्रबंधक वर्ग हैं, मैनेजमेंट संभालने वाले और जो बिजनेस करने वाले लोग थे, उनके बच्चों के लिए थी, जिनको ग्रीक और लैटिन भाषा में साहित्य सीखने और उनके व्याकरण को रटने पर बल दिया जाता था। अब तीसरा जो हमारी शिक्षा का माध्यम था वो रहा रविवार और चर्च शालाएं। 18वीं सदी में औद्योगिकरण जो है या औद्योगिक विकास में तेजी हुई, जिससे मजदूर की बसावट गांवों से शहरों की ओर तेजी से होने लगी। इन लोगों में अपनी असामान्य स्थितियों का विरोध और विद्रोह की भावना जागृत, यानी कि ये जब गांवों से शहरों में आए तो अपनी दयनीय स्थिति को लेकर यह विरोध करने लगे, विद्रोह करने लगे। तो ये लोग क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे और वहाँ के जो अभिजात्य वर्ग है उनको पता था कि अगर ये क्रांति कर देंगे तो शासन को या जो शासन सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो इससे मध्यम वर्ग और अभिजात्य वर्ग दोनों की चिंताएं बढ़ने लगी। तब राइक्स, नाम याद रखना है आपको, राइक्स नामक व्यक्ति ने रविवार स्कूलों की शुरुआत की और 4 साल में यह स्कूल जो है लगभग 5,000 वो हो गए और 2-3 लाख मजदूरों के बच्चे इनमें पढ़ने लग गए। अब आपको पता है कि जहाँ मजदूरों के बच्चे जाते थे उनकी असभ्य भाषा थी, लड़ाकू बच्चे हुआ करते थे, बात बात में जो है लड़ाई दंगे करने वाले थे। तो इन सभी को एक सभ्य बनाना था और ऐसे समाज में ढालना था जो यूरोपियन के हिसाब से चले। तो उनके लिए ये जो स्कूलें थी, रविवार स्कूलें, ये खोली गई और इनके अंतर्गत आगे जो हैं राजकीय चर्च जो हैं उसके अंतर्गत सभी रविवार शालाओं को कन्वर्ट किया गया, जहां बाइबल और ईसाई धर्म की बातें होने लग गई और गणित पढ़ाई जाती थी और शिष्टाचार की बातें उनको बताई जाती थी ताकि उनके व्यवहार में सुधार हो सके। अब हम ये बात करते हैं कि इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन किस प्रकार से हुआ। तो अगर हम बात करें, जो निजी शालाएं थी उनसे किसी प्रकार का सार्वजनिक शिक्षा का महत्व नहीं मिला। ग्रामर शालाएं जो व्यवसाय वर्ग के बच्चों के लिए थी और जो चर्च शालाएं या रविवार शालाएं थी जो मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए थी, ये इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का मुख्य आधार बनी। सार्वजनिक शिक्षा मतलब कि सभी को एक समान से एक जगह शिक्षा दी जाए। उभरते मजदूर आंदोलनों ने पुरुषों को मताधिकार दिला दिया। मजदूर आंदोलन जब हुए तो उन्होंने मजदूर वर्ग के जो पुरुष थे उनको मत देने का, वोट देने का अधिकार दिला दिया। फिर लोगों की मांगों के चलते 1918 में महिलाओं को भी जो है यह अधिकार प्रदान कर दिया गया। सब बातों के चलते मजदूर गरीब वर्ग के लोग भी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लग गए। इसी को देखते हुए आगे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी नागरिकों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो दी ही जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो विद्रोह जो है हो सकता था। इसीलिए जो है सभी को प्राथमिक शिक्षा दिए जाने के बाद कही जाने लगी। उच्च या अभिजात्य वर्ग का यह मानना था कि शिक्षा के अभाव में समाज में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। इसी कारण समाज में सार्वभौमिक शिक्षा की मांग बढ़ गई, क्योंकि मजदूर वर्ग ये चाहता ही था कि हमें और हमारे बच्चों को ही शिक्षा मिले और अब उच्च वर्ग भी ये चाहता था कि अराजकता न फैले तो यह शिक्षा मिल जाए। 1870 में फोस्टर कानून पारित हो गया, जिसके तहत विद्यालयों में क्षमता से अधिक जो छात्र थे वहां वित्तीय प्रावधान करके और अधिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। यानी जिन क्षेत्रों में अधिक से अधिक बच्चे हैं वहां और फंडिंग करके अन्य अन्य विद्यालयों की स्थापना भी की जाए ताकि क्राउड को जो है अच्छे प्रकार से उनका मैनेजमेंट किया जा सके। 1883 से 1900 के ईस्वी के बीच 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया और अनिवार्य कर दिया गया। यही सार्वजनिक शिक्षा की पहल जो है इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है। चर्च शालाएं और ग्रामर शालाओं को नवनिर्मित शिक्षा विभाग के अधीन लाया गया। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाद में जाके जो चर्च शालाएं और ग्रामर शालाएं थी किसके अंडर में काम कर रही थी, तो नवनिर्मित शिक्षा विभाग के अंडर में काम कर रही थी। आज भी जो है इंग्लैंड के जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षा है पूर्णतया सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क है और लगभग वहाँ की आबादी का 93% जो है बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और इनके अलावा कुछ बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। और इंग्लैंड में इसी क्रम में जो है मतलब जो आपको मैंने अभी बताया उपरोक्त क्रम में जो है क्रमिक शिक्षा का विकास हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं जो है कि जर्मनी में
शिक्षा व्यवस्था का कैसा कुछ रहा वो आपको बताना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और उसके पहले कैसी थी। तो हम दोनों प्रश्नों को अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। जर्मनी में 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी खत्म होते होते कई छोटी छोटी रियासतों में जर्मनी बढ़ चुका था। 1869 से 71 के बीच जर्मनी जर्मन जो है रियासतों का विलय हुआ और एक केंद्रीय जर्मन राज्य की स्थापना हुई। जो छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक हो गई तो एक जर्मन राज्य बना और उस राज्य की स्थापना के संसाधन भी अधिक हो गए। इसलिए केंद्रीय सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को व्यापक बनाया यानी कि उनको फैलाया, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया, उन्हें राजकीय नियंत्रण में ले आए। अब जर्मनी में क्या हुआ कि जैसे 19वीं सदी तक छोटी छोटी इकाइयाँ थी, अब वो मर्ज होके एक हो गई, संसाधन काफ़ी अधिक थे, प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और जो प्राथमिक शिक्षा थी वो एक राजकीय नियंत्रण में यानी सरकार के नियंत्रण में आ गई। नए राष्ट्र में औद्योगिकरण तेज हो गया था। औद्योगिकरण के मतलब आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए विज्ञान आदि विषयों के लिए स्नातकों की जरूरत थी। इसके लिए फिर क्या किया गया कि नए विद्यालयों की स्थापना की गई और निजी शालाएं यानी प्राइवेट स्कूल भी खोले गए। अब जर्मन की शिक्षा व्यवस्था को हम एक एक करके देखते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद जर्मन शासन ने एक जटिल शिक्षा प्रणाली विकसित की। जटिल का मतलब बहुत ज्यादा टफ। जहाँ क्या होता था कि प्रारंभिक शिक्षा 6 से 10 साल के बालकों को दी जाती थी, तो सभी के लिए सामान्य थी 6 से 10 साल तक की। मगर उसके बाद एक समूह जिसके बारे में मान्यता ये थी कि अकादमिक रूप से कमजोर हैं, जो एकेडमिक लेवल पे जिसका बेस कमजोर है, उसको 4 साल के लिए व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। जिन्हें अकादमिक रूप में अधिक सक्षम, जो एकेडमिक रूप से अच्छे थे, उनके लिए विज्ञान आदि के आधुनिक विषयों और साहित्य के अध्ययन के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना हुई। यानी कि जो 6 से 10 साल के अंदर जिनको पढ़ाया गया स्टार्टिंग में, वो जो कमजोर थे उनको तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो उद्योग धंधे व्यवसाय करने में अच्छा हो सके। और जो पढ़ने में अधिक सक्षम था अकादमिक लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, उसको आगे जाके विज्ञान और साहित्य पढ़ने को दिया जाने लगा ताकि वो अपने रिसर्च के लिए, अपने प्रयोग के लिए अधिक समय व्यतीत कर सके। और आपको ये पता भी था कि जैसे जर्मनी से ही आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे जो हैं महान वैज्ञानिक वहीं से पैदा हुए। तो बच्चों के 10 साल के होने पर अभिभावकों को ये बताना पड़ता था कि वे अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। मतलब जो अभिभावक हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उनको ये बताना पड़ेगा अब इसको किस प्रकार की एजुकेशन देनी है, व्यवसायिक देनी है या वैज्ञानिक या साहित्यिक रूप से देनी है। लेकिन बच्चे को किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसका निर्णय स्कूल अधिकारियों का रहेगा। मतलब उनके माता पिता चाहे कि जैसे विज्ञान दिलानी हो, बट अब वो अधिकारी तय करेंगे कि ये विज्ञान क्षेत्र में जाएगा या नहीं जाएगा। शासन यह तय करता था कि देश में अब कितने मजदूर हैं, मजदूर देश को चाहिए ताकि मजदूरों से भी जो है कार्य करवाए जा सके। और देश में कितने वैज्ञानिक, इंजीनियर या अफसरों की आवश्यकता है, उस हिसाब से जो सक्षम थे उनको वैज्ञानिक, इंजीनियर, अफसर बनने के लिए भेज देते थे। जो सक्षम नहीं थे उनको मजदूर वर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाता था। उसी के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। अधिकांश बच्चे व्यावसायिक शिक्षा में जाते थे क्योंकि सब जो हैं सक्षम नहीं थे अकादमिक लेवल पे और उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता था। केवल अकादमिक शिक्षा पाने वाले को यहाँ प्रवेश यानी मिलता था, जो अच्छे। आमतौर पर मजदूरों और निम्न वर्ग के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए ही भेजा जाता था और उच्च वर्ग के बच्चों को अकादमिक शिक्षा यानी बड़ी शिक्षा के लिए भेजा जाता था। समाज में प्रचलित वर्ग विभाजन को ही शिक्षा ने सुदृढ़ किया और इस तरह बात बालिका शिक्षा के संदर्भ में होने लगी। यानी कि ये जो भेदभाव था, इसको बाद में इस भेदभाव ने समाज का विभाजन किया, तो आगे मांगे भी हुई कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाए और ये मांगे आगे जाके बालिका शिक्षा तक पहुंच आई। जर्मन में या जर्मन साम्राज्य में यह सामान्य मान्यता थी कि महिलाओं को केवल घर संभालना है, बच्चों को पालना है और पुरुषों के सहायक के रूप में कार्य करना है, यानी पुरुषों के असिस्टेंट रहकर वो कार्य कर सकते थे, परंतु मेन लीड में काम करना उनको अलाउ नहीं था। उनके लिए कुछ ही नौकरियां सीमित थी, जैसे शिक्षिका का कार्य और नर्स का कार्य वो कर सकती हैं। वो भी शिक्षिका का कार्य भी कैसे करना है कि वो पुरुष के अंडर में रह के काम करे। इस भूमिका को बनाए रखने के लिए लड़कियों को अलग अलग तरह के स्कूल थे जहाँ उनकी साक्षरता होती थी स्त्रियों के हिसाब से। जैसे पाक शास्त्र का मतलब भोजन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, सिलाई आदि के लिए उनको पढ़ाया जाता था। इन प्राय उच्च अकादमिक विषयों में शिक्षा मतलब इनको जो गर्ल्स थी, बालिकाओं को जो हाई लेवल की एजुकेशन है उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था और धीरे धीरे महिला आंदोलन हुए
तो उनको बाद में जाके उनके लिए भी ये विद्यालय खोलना पड़ा गया। जर्मनी की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिला। जर्मनी में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का दायित्व प्रांतीय शासन यानी कि जो मेन हेड हैं वहाँ उसके कंट्रोल में हैं। सभी बच्चों के लिए शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की है और सबके लिए अनिवार्य तो नहीं है। पूर्व प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की जो शिक्षा है वह सभी बच्चों के लिए है शिक्षा व्यवस्था, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। 6 साल से 17 साल की आयु तक सभी को स्कूल शिक्षा लेना ही पड़ता है, यानी वह शिक्षा अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा की तरह है। प्रथम चरण में सारे बच्चे एक साथ प्राथमिक शालाओं में यानी प्राइमरी स्कूल्स में 6 से 10 साल तक पढ़ते हैं। फिर बाद में ये जो मतलब 6 से 10 साल तक की या 17 साल तक की जो शिक्षा है वो तो अनिवार्य है, निःशुल्क है। छात्रों को जरूरी सअधिगम सामग्री स्थानीय शासन द्वारा कम कीमत पर या निःशुल्क दे दी जाती है। घर से शाला तक पहुंचने के लिए भी जो है परिवहन की व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चे जो है राजकीय विद्यालयों में जाते हैं, यानी प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना रखा है उन्होंने कि जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ उनके परिवहन की व्यवस्था है, उनको कम कीमत पे सामग्री पढ़ने की सामग्री दी जाती है। और केवल 3% बच्चे ऐसे हैं वहाँ जो निजी शालाओं में यानी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। 4 साल की प्राथमिक शिक्षा हो जाने के बाद 6 से 10 साल के बाद शैक्षणिक योग्यता यानी उनके किस प्रकार की विषय को चुनने की क्षमता है और उनकी रुचि के हिसाब से अभिभावक और विद्यालय ये तय करता है कि आगे उनको यानी 10 साल के बाद 17 साल के होने तक किस प्रकार की शिक्षा लेनी है और कौन से विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। तो माध्यमिक विद्यालय में 10 से 18 या 17 साल तक की आयु तक की शिक्षा होती हैं और ये 3 प्रकार की शालाएं होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं और यही शिक्षा व्यवस्था आपको पढ़नी थी। पहली क्या थी कि सामान्य अकादमिक शिक्षा वाले, सामान्य यानी कि जिनको बेसिक एकेडमिक एजुकेशन मिली है, स्कूल जहां बच्चों को कठिन अकादमिक परीक्षा देने के लिए तैयार करते हैं, इस परीक्षा को उत्तीर्ण होकर वो विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं और वहां से उच्च प्रबंधकीय नौकरियां पा सकते हैं। यानी कि अकादमिक लेवल पे उनको एक टफ एग्जाम दिया जाता था और उस टफ एग्जाम को पास करने वाले बच्चों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था, जहां बड़ी नौकरियों के लिए उनको तैयार किया जाता था। तो पहले प्रकार की स्कूलें ये होती हैं। अब दूसरे ऐसे बच्चे जिनके लिए मध्यम वर्ग की नौकरियां होनी थी या उनको जो मध्यम वर्ग की नौकरियां करनी थी, उनको सामान्य विषय के साथ साथ मध्यम वर्गीय व्यवसायों का भी जो है उनको अध्ययन करवाया जाता था। और तीसरे स्कूल ऐसे होते थे जो उद्योगों के लिए मजदूरों को तैयार करते थे। इनका पाठ्यक्रम व्यवसाय केंद्रित था। कारीगर, कृषि का कार्य करने वाले, इनको भी जो है शिक्षा दी जाती थी। तो 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, एक व्यवसायी वर्ग के मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, एक गरीब वर्ग के बच्चों के लिए और एक हाई लेवल की एजुकेशन ये आपको यहाँ दी जाती थी। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब आपके हित के अलावा यहाँ मेरे पास कुछ और है भी नहीं और मैं न कभी ये अपेक्षा करता हूँ कि आपका बुरा हो। तो आप अपने हित के लिए चैनल से जुड़े रह सकते हैं, आप पे कोई दबाव नहीं है, आप चाहे तो ही।